हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया हुआ था स्पीड ऑफ साउंड, सुपरसोनिक, सोनिक स्पीड, गैस के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर क्या होता है, सॉलिड के अंदर क्या होता है, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो इफेक्ट करते हैं साउंड को। ये सब पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया था। बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा थे आपके सिलेबस से, लेकिन ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है यार, एक दूसरे से मिला जुला है, समझने की कोशिश करोगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, टिक टिक है कि नहीं, ये सब कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम बात करेंगे, सबसे पहली बात यार, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से पहले चलो एक छोटा सा पॉइंट पढ़ लेना यार, साउंड वर्सेस लाइट। तो स्पीड ऑफ साउंड है ना, ऐसे बोलूं मैं, स्पीड ऑफ साउंड वर्सेस स्पीड ऑफ लाइट। थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र कर ले रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लो ना यार, थोड़ा सा काम हो जाएगा अपना। तो स्पीड ऑफ साउंड वर्सेस स्पीड ऑफ लाइट, ये जानकारी के लिए यार, रियल लाइफ में देखो, ये ऐसा चैप्टर है ना, ये सब पूरे जो 9th में पढ़ रहे थे, अभी तक जो पढ़ रहे हो, ये पूरा रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। आपने देखा होगा कभी भी देखोगे, अगर आप कहीं बहुत ज्यादा दूरी पर हो और कोई एक हैमर, आप दूर चले जाओ, थोड़ा सा दूर चले जाओ और एक हैमर लो, हैमर से सामने वाले को बोलो कि भाई मार, ऐसे किसी लोहे के पार्ट पे ऐसे मारे, तो आप क्या देखोगे कि हैमर उस पर पड़ने के कुछ देर बाद आपको आवाज सुनाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि हैमर पड़ता है, आवाज क्रिएट होती है और वो आवाज आप तक आने में टाइम लगाती है, क्योंकि जो एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड होता है वो कम होता है। मैंने बताया था भाई कि 20 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकेंड होता है, तो बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसकी वजह से आवाज को आने में थोड़ा टाइम लगता है। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कि कभी भी आसमान पे जो पटाखा है कि नहीं, जो बम फोड़ते हैं दिवाली वाली में, तो होता क्या है, शादी ब्याह में फोड़ते हैं बहुत सारे लोग, तो उसमें क्या होता है, जब पटाखा फूटता है, लाइट निकलती है, उसके कुछ सेकंड के बाद फिर आवाज आती है। पटाखा फूट गया तो फौरन आवाज आना चाहिए ना भाई। आप अगर नजदीक में रहोगे तो देखोगे पटाखा फूटा, उसी वक्त आवाज आती है, लेकिन जब आप दूर रहो ना तो देखते हो कि पटाखा फूट गया, उसके बाद आवाज पट करके आती है। तो पहले लाइट, बाद में आवाज। ये क्यों होता है भाई? साउंड लाइट कुछ तो रिलेशन है जरूर। हाँ, अच्छा एक बात और, बिजली कभी देखो ना, बिजली जब बारिश के अंदर, बारिश जब बहुत ज्यादा होता है तो बिजली पहले क्या है, एकदम ऐसे ऐसे जाती है, उसके बाद आवाज आती है। जब बिजली चली जाती है, थंडर, ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद फिर क्या होता है, आवाज हमें आती है। तो साउंड जो होती है थंडरस्टॉर्म में, जब बिजली की कड़क धड़क होती है तो पहले वो चली जाती है, बाद में आवाज आती है। ऐसा क्यों होता है कि नहीं? फिर एक क्वेश्चन और भी है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ठीक है, जब मैंने बताया था, ये भी बताया कि अगर जो स्टार्स हैं, स्टार्स के अंदर एक्सप्लोजन हो रहा है, उसकी तो आवाज ही नहीं आ रही, सिर्फ लाइट आ रही है। तो यहां तो अलग अलग केस हो गया। तो चलो सबका एक एक एग्जांपल का एक एक जवाब दे देता हूं मैं। देखो भाई, सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद ये जवाब दूंगा। ये क्लियर ये करूंगा भाई कि जो साउंड की स्पीड होती है वो देखा गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकेंड होती है। अभी कुछ देर पहले, मतलब नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये मैंने बताया है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने ये सब बताया है कि साउंड की स्पीड क्या क्या होती है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट संभाल नहीं पाओगे, इतना ज्यादा है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अरे बाप रे, ये 1 मीटर, ठीक है, इसको अगर देखा, इसको मीटर में अगर चेंज करो तो कितना हो जाएगा बताओ ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाप रे, 3 और उसके सामने 8 जीरो, ये किलोमीटर में लेके आओगे तो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है स्पीड ऑफ लाइट। बाप रे, इतना ज्यादा। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इतनी ज्यादा होती है, और स्पीड ऑफ साउंड जो है हमारा एयर के अंदर सिर्फ 344 मीटर पर सेकेंड होता है। तो जब कभी भी जो ज्यादा स्पीड वाली चीज है वो पहले आएगी ना यार। तो पहला जवाब, जब पटाखा फोड़ते हैं, बम जब फोड़ते हैं दीपावली में, तो होता क्या है
कि बम फूटने के बाद लाइट निकलती है। लाइट क्यों आपके आ जाती है आपके पास? क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है और ये साउंड की स्पीड कम है। तो मैंने हैमर का एग्जांपल दिया था ना, मारो, उसके बाद पढ़ने के बाद फिर आपको सुनाई पड़ता है, क्योंकि साउंड की स्पीड एयर में कम होती है। तो कम होने की वजह से वो साउंड क्या है आप तक आने में वक्त लगा देता है, इसलिए बाद में सुनाई पड़ता है। फूटने के बाद लाइट जलती है, लाइट के बाद ये सुनाई पड़ता है। ट्रांसफार्मर मैंने कभी देखा, अभी आप लाइव में देख रहा ऐसे, ठीक है, कभी ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है, ऐसे वो फ्यूज उड़ जाती है। तो देखो कि पहले फ्यूज ऐसे उड़ा, उसके बाद उड़ने के बाद आपको सुनाई पड़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लाइट है, तो लाइट तो पहले आ गई, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है। बाद में क्या होता है, साउंड आता है। तो कभी भी पहले लाइट आएगी, बाद में साउंड आएगा। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, साउंड की स्पीड कम होती है उसके मुकाबले। ये बात समझ में आ गया भाई? लेकिन मैंने एक क्वेश्चन किया था कि भाई कोई स्टार्स है, मिल्की वेज है, गैलेक्सीज है, स्पेस के अंदर अगर जाओ, वहां पे एक बड़े बड़े स्टार है जिनके अंदर एक्सप्लोजन हो रहा है, तो उनका एक्सप्लोजन का तो आवाज ही नहीं आ रहा है, सिर्फ लाइट आ रही है कि नहीं? यहां पे तो अलग केस हो गया, दोनों आना चाहिए ना भाई, साउंड को भी थोड़ा देर बाद आना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। सन ही ले लो, सन के अंदर एक्सप्लोजन हो रहा है, तो एक्सप्लोजन का जो साउंड है हमारे पास तो कानों को अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन लाइट तो आ रही है ना। ऐसा क्यों हो रहा है सर? इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए थक गया। अभी साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी, हवा, पानी, कुछ भी। तो स्पेस के अंदर एयर नहीं है, स्पेस के अंदर एयर नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है, तो साउंड कैसे आएगी? और लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बताया था मैंने। और मैकेनिकल वेव कौन सी होती है भाई? साउंड वेव। इसको किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो ऊपर जब मीडियम नहीं रहेगा तो आवाज आएगी क्या? नहीं आएगा ना। इसलिए जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है, लाइट, वो आ जाती है। तो थैंक्स गॉड, गॉड ने ऊपर क्या किया, कोई मीडियम नहीं पैदा किया, नहीं तो हमारा कान तो ऐसे फट जाता है एक्सप्लोजन की। स्टार, कोई इधर स्टार एक्सप्लोज कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर, मर जाते हैं कि नहीं? तो अच्छा किया कि ऊपर कुछ एयर ही नहीं है। चलो अच्छी बात है भाई, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, डाउट आपका क्लियर हो गया कि पहले थंडरस्टॉर्म में पहले लाइट आती है, बाद में उसका साउंड क्यों आता है। जवाब समझ में आ गया भाई, क्योंकि उनकी अलग अलग स्पीड होती है। हाँ, अब जानकारी के लिए बता दूं भाई कि स्पीड ऑफ साउंड को हम V से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को C से डिनोट करते हैं। ठीक है, कभी जरूरत पड़ेगा तो काम आ जाएगा। मिटा दूं? मिटा दे रहा हूं। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है, ये पढ़ते हैं भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इट्स एप्लीकेशन। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ते हैं भाई। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड का रिफ्लेक्शन। अब ये क्या है भाई, साउंड का रिफ्लेक्शन? अरे भाई देखते हुए कभी कभी आवाज क्या होता है, इधर बोल रहे हैं, कभी कभी देखते हो कहीं पे माइक चल रहा है, माइक कहीं चल रहा है और आवाज उसका कहीं उधर सुनाई पड़ता है। क्योंकि माइक क्या करता है, माइक के अंदर खुद एक रिफ्लेक्शन होता है, वो जो शेप उसका बना होता है, देखो ना, इसके अंदर खुद एक रिफ्लेक्शन होता है, इसके अंदर खुद एक रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, मेगाफोन है ना, वो ऐसे ही होता है ना, रिफ्लेक्शन उसके अंदर खुद होता है। ऐसे बजाओ, जो बस उसमें लगा होता है बॉम्बे में, वो क्या होता है, वो भी हमारा जो हॉर्न होता है, वो भी क्या, उसके अंदर भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही होता है। तो साउंड को रिफ्लेक्ट करने की वजह से, तो साउंड के रिफ्लेक्ट करने की वजह से क्या होता है, साउंड जो है बार बार गूंजने लगती है। अगर साउंड ज्यादा रिफ्लेक्ट करने लगती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एको या गूंज, जो गूंजने लगता है साउंड, एक बार बोले वो एकदम गूंजने लगता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एको या इको। ठीक है, नॉर्मली बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब है भाई कि साउंड क्या क्या करना, जैसे लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ऐसे ही है जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो लाइट कभी भी याद रखना, ये जो मुझे लिख रहा है, एस दिख रहा है ना, वो दिख क्यों रहा है, क्योंकि हमारे आंख से लाइट जा रही है और लाइट रिफ्लेक्ट होकर फिर से वापस आ जा रही है, इसके वजह से वो एस दिख रहा है। अगर रिफ्लेक्ट होकर वापस ना आए तो हमें ये दिखेगा नहीं। तो कोई भी चीज दिखती दुनिया में क्यों है, रिफ्लेक्शन की वजह से। वही वजह, ऐसे कोई भी चीज क्या होता है भाई, नॉर्मली साउंड भी क्या होता है, वैसे ही रिफ्लेक्ट करता है। साउंड भी क्या काम करता है, जस्ट एक जगह से जाता है और वहां से फिर वापस होके चला जाता है। यही वजह है कि अगर हॉल के अंदर आप बोलो, एक हॉल के अंदर बोलो
और एक खुले में बोलो तो दोनों में फर्क होता है। हॉल के अंदर आवाज ज्यादा सुनाई पड़ता है और खुले के अंदर जो खुला रहेगा वहां पे आवाज कम सुनाई पड़ेगा। क्योंकि कम सुनाई इसलिए पड़ता है वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, कम हो पाता है। तो आपको सुनाई पड़ने के लिए भी रिफ्लेक्शन की जरूरत है अच्छे से, और अगर चीज खुला रहेगा तो रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा तो आवाज अच्छे से सुनाई नहीं पड़ेगी। तो जैसे दिखाई नहीं पड़ता वैसे सुनाई नहीं पड़ेगा अगर रिफ्लेक्शन, साउंड का रिफ्लेक्शन ना हो। तो साउंड का रिफ्लेक्शन होना अच्छी चीज है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये बात आपको क्लियर है भाई कि साउंड का आपस में क्या होना, एक जगह से जाना और दूसरी जगह फिर से टकरा कर वापस आ जाना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो आप देखते हो कहीं कहीं माइक लगा होता है सुबह सुबह और आवाज वहां से है, जगह सोर्स कहीं से और आवाज कहीं से आती है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट आवाज जाकर किसी एक टावर से टकराती है और टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर आप तक आ जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है यार कि यहां पे क्या काम करो, ऐसे एक क्लॉक रख दो और यहां पे फिर क्या करो, एक 90 डिग्री से ऐसे जोड़कर यहां पे आप कान लगाओ तो देखोगे कि यहां पे क्लॉक चल रहा है। तो जैसे जैसे क्लॉक चलती जाएगी आप देखोगे कि ये डायरेक्ट साउंड जाएगी, 90 डिग्री रखो ना, तो साउंड जाएगी यहां से रिफ्लेक्ट होके और आपके कानों पे सुनाई पड़ेगी। क्योंकि साउंड क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो रिफ्लेक्ट यहां पे जाएगा, मिरर रख दो तो साउंड यहां से टिक तो यहां पे गई, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर आपके कान में आ जाएगी और आराम सुनाई पड़ेगा। तो साउंड क्या है, ये रिफ्लेक्ट होती है। सेम उसी तरीके से लाइट भी रिफ्लेक्ट होती है। आप देखोगे ना स्टेथोस्कोप, नहीं स्टेथोस्कोप नहीं, कौन सा है अपना, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो होता है उसके अंदर देखो ना, यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को रखे और यहां पे देख लेते हो आराम से। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहां से जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा यहां पे इमेज बनेगा, इमेज रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट यहां पे दिखाई पड़ेगा। तो मैं बोला ना जैसे लाइट है वैसे समझ लो साउंड है। तो साउंड भी ऐसे यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां पे आ जाएगा, सुनाई पड़ेगा। और ऐसे आवाज जो है लाइट भी यहां पे इमेज यहां पे बनेगा, एक मिरर रख दो, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर यहां पे दिखाई देगा। तो रिफ्लेक्शन जो है साउंड का रिफ्लेक्शन होता है और वो अच्छी चीज है। लेकिन अगर यही रिफ्लेक्शन ज्यादा होने लगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इको बोलेंगे। तो इको का मतलब क्या हो भाई, एग्जैक्टली पूरी बात जाना और वापस आ जाना। अच्छा एक बात देखा जाए कि यार रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से हमें सुनाई भी पड़ता है, क्योंकि अगर हॉल के अंदर बोला जाए और खुले में बोला जाए तो हॉल के अंदर इसलिए सुनाई ज्यादा पड़ता है क्योंकि आवाज क्या होती है, चारों तरफ रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है तो ज्यादा सुनाई पड़ता है। तो रिफ्लेक्ट होने से हमें आवाज ज्यादा सुनाई पड़ता है। इसलिए भाई ऑडिटोरियम में या कोई कॉन्फ्रेंस हॉल जब बनाया जाता है तो देखो ना कैसा बनाया जाता है, एक पूरा पूरा हेलोस्कोप बनाया जाता है। मतलब ऐसे क्या है, थोड़ा सा टॉम टाइप बनाया जाता है ताकि आवाज क्या हो, जब बोला जाए तो पूरा पूरा क्या करे, वो पूरा रिफ्लेक्ट होके सुनाई पड़े, सबको रिफ्लेक्ट करके आराम से सुनाई पड़े। अगर हॉल को एकदम सीधा सीधा कर दो, एकदम बिल्कुल स्क्वायर कट में बना दिया जाए तो जो दूर वाले होंगे उनको आवाज सुनाई नहीं पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, हॉल को एक टॉम टाइप बनाते हैं और जिसकी वजह से क्या है, ऑडिटोरियम जो होता है देखो ना, इसकी वजह से हमें आवाज ज्यादा अच्छे से सुनाई पड़ता है। लेकिन कभी कभी आवाज अगर पूरा पूरा रिफ्लेक्ट होकर वापस आने लगती है तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको हम लोग इको बोलते हैं। ठीक है, इको में क्या होता है कि आवाज गई और जस्ट वापस वहां से टकराकर जस्ट वापस आ जाती है और कुछ सेकंड का गैप अगर रहे तो हमें सुनाई पड़ता है। तो आवाज कभी कभी होता क्या है कि हम बोलते हैं और हमें खुद वो सुनाई पड़ने लगता है, हेलो, तो हेलो करके वो फिर वापस आ जाती है। तो थोड़ा रिफ्लेक्शन होना तो अच्छी चीज है, लेकिन कुछ सेकंड में रिफ्लेक्ट होके, जैसे 0.1 सेकंड में मान लो क्या है, रिफ्लेक्ट साउंड जो है रिफ्लेक्ट होके जस्ट वापस आ जाए कान में, तब हमें क्या होता है, वो इको हो जाता है। और इको से क्या होता है, बोल नहीं सकते यार। एक बार बोले हुए हेलो, जैसे मैंने क्या किया, एक बौद्धिज्म टेम्पल में गया था, तो वहां पे क्या है, वहां पे जो टॉम बनाए होते हैं तो बहुत ज्यादा परफेक्ट टॉम होता है, इसकी वजह से आवाज बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है। बोलोगे हेलो तो हेलो 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 करके ऐसे आएगा, तो वहां पे रिवर्बरेशन होता है। अब मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर कि इको तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, रिवर्बरेशन क्या, मल्टीपल इको। आवाज जैसे एक बार बोलो हेलो, जैसे हॉल के अंदर होता है हेलो, तो आप बोलते हो हेलो 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 करके ऐसे आता है, तो वो रिवर्बरेशन होता है। रिवर्बरेशन मतलब मल्टीपल ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ जो है साउंड होता है, वो रिवर्बरेशन होता है। और इको क्या है, जस्ट रिफ्लेक्ट होकर आवाज कुछ सेकंड में, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 0.1 सेकंड में अगर आवाज आ जाती है रिफ्लेक्ट होकर वापस, तो हम लोग उसको इको बोलते हैं। ठीक है, तो कम से कम गैप होना चाहिए कितना, 0.1 सेकंड का, और आवाज वापस आ जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे इको। तो यार ये इको भी एक तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, रिवर्बरेशन भी
रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, लेकिन रिवर्बरेशन में मल्टीपल इको होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, तो इसको इसीलिए हम लोग रिवर्बरेशन बोलते हैं। और इको मतलब जो बोले वही वापस आ रहा है तो इको बोलेंगे। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मतलब भाई इन्हीं हरकत का होना, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे मल्टीपल हो, चाहे एग्जैक्टली पूरा पूरा आए, चाहे थोड़ा वापस आए, तो उसको हम लोग क्या, जैसे मैं जो बोल रहा हूं मैं खुद सुन भी तो रहा हूं यार, तो फौरन गैप, जो मिली सेकेंड, जो सेकेंड का गैप है वो बहुत कम हो जा रहा है। इसकी वजह से हमें सुनाई पड़ रहा है लेकिन एहसास नहीं कर पा रहे हैं, फटाक से सुनाई पड़ रहा है। लेकिन अगर कुछ गैप थोड़ा सा जाकर आवाज उसके बाद फिर आए तो गैप ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि आवाज गई वापस आई, तो वो इको कहलाने लगता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जरूरी चीज है, लेकिन इसका थोड़ा सा बढ़ना, इको हो जाना, वो भी दिक्कत की चीज है। और ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाना, बार बार मल्टीपल हो जाना, वो और एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो यार ये जो आप देखते हो कि इस पर सोचने की चीज है कि जो कभी भी किसी प्रेइंग, कोई भी प्रेइंग जो स्पेस होता है, जो मान लो हिंदुज्म में लिया जाए टेम्पल, मुस्लिम में लिया जाए तो मस्जिद, जो मॉस्क होते हैं, ठीक है, चर्च देखा जाए, जितनी भी गुरुद्वारा देखा जाए, तो गिरजाघर, जितनी भी चीजें हैं, ये सब जो बनाए रहते हैं वो सब एक टॉम की तरह बनाए होते हैं, ऐसे टॉम करके बनाए होते हैं। टॉम मतलब क्या, जैसे ऊपर की तरफ देखो ना, ऐसे वहां यहाँ पे पूरा इनका गुंबद उम्बद जो भी रहेगा, यहाँ पे इंसान रहता है, जो भी रहता है, तो एक टॉम की तरह बनाया जाता है। इसका वजह है, ऐसा बनाया क्यों जाता है, और इसके अंदर प्रेयर होता है ज्यादातर। ऐसे पुराना, अगर कोई भी पुराना टेम्पल देखोगे, कोई पुराना मस्जिद देखोगे, तो ऐसे होता है। अब तो अलग जमाना आ गया, बात की बात है, लेकिन अक्सर ऐसे ही बनाया जाता है। ऐसा बनाया क्यों जाता है, क्योंकि यहां पर शांति रहती है। जब कुछ आप बोलते हो तो आवाज क्या होती है, जस्ट रिफ्लेक्ट होती है, तो आप फालतू बातें नहीं कर पाओगे। या फिर जो बात, अगर कोई मान लो कोई कुछ प्रे कर रहा है, तो आवाज जो है वो बहुत साइलेंटली क्या होती है, स्मूथली मूव करती है और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये ऐसा जनरेट करने से इंसान क्या होगा, फालतू बातें नहीं करेगा। फालतू बातें करेगा तो आवाज बहुत ज्यादा गूंजने लगेगी, तो बहुत awkward सा लगेगा। तो इसकी वजह से ये बनाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, इंसान शांत बैठा रहता है, तो जस्ट गॉड को बहुत आसानी से याद करता रहता है कि नहीं, दिमाग इधर उधर नहीं जाता है। तो ये जो शेप बनाया जाता है, जो टॉम, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए बनाया जाता था। इससे हमें, अच्छा, आवाज भी इससे बहुत, भाई कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बातें बता रहा है, हेलो, तो आराम से बहुत कम आवाज में ज्यादा बातें सुनाई पड़ता है। तो स्लो बोलोगे फिर भी ज्यादा सुनाई पड़ता है। तो इसलिए ऐसा जो है टॉम जो है टाइप कंस्ट्रक्शन पहले किया जाता था, अभी भी किया जा रहा है, ठीक है। तो ये उनके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक होता था, है कि नहीं। जरा अंदाजा लगाओ, हम इसको पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लॉजिक होता है ऐसा शेप बनाना। ऑडिटोरियम देखो या फिर सिनेमा हॉल में देख लिया जाए, तो वहां पे भी ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। साउंड बोर्ड बनाया जाता है ऐसे पूरा, तो वो भी किसकी वजह से बनाया जाता है भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से बनाया जाता है। इसका अगर देखा जाए एप्लीकेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एप्लीकेशन देखो भाई, तो स्टेथोस्कोप जो होता है, जो मतलब इंसान को बता देते हैं भाई इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको कुछ परेशानी है, कुछ दिक्कत है, ठीक है, हार्ट बीट कैसा है, तो वो क्या होता है, हार्ट बीट चलता है तो उस पर जस्ट टकराता है, एक पतली सी लेयर होती है, जैसे ब्रेन के, जैसे आपके कान के अंदर लेयर ड्रम होता है, वैसे स्टेथोस्कोप पे क्या होता है, एक ड्रम होता है, ड्रम पे क्या बीट टकराती है और आपको वो जस्ट सुनाई पड़ता है, तो वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, ठीक है। वहां पे टकरा के रिफ्लेक्ट होके ऐसे से रिफ्लेक्ट करके आपके कानों तक वापस आ जाता है। तो स्टेथोस्कोप भी अगर देखा जाए भाई, तो हमारा क्या है भाई, ये फिर क्या है, उसी का एप्लीकेशन है। अच्छा, बल्ब हॉर्न जो होता है, बल्ब हॉर्न, पॉप 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 बस वाला, है कि नहीं, वो भी क्या होता है भाई, वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। माइक जो ऐसा बनाया था, ऐसे बोलते हैं ना, ये देखो ये सामने बनाया, ये भी क्या है भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। यहां पे बोलोगे हेलो, तो ये क्या होता है, आवाज टकरा टकरा कर ऐसे क्या फैल कर वापस जाती है, तो ज्यादा सुनाई पड़ता है। तो ये सब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही हुआ। अब इसकी वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से भाई क्या होता है, इको। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की ही वजह से क्या होता है, इको होता है, ठीक है, गूंज होती है। मतलब आवाज जस्ट रिफ्लेक्ट होके हेलो बोल रहे हो तो हेलो वापस आ जाता है, लेकिन जस्ट फौरन नहीं आता है। साइंटिस्ट के मुताबिक इको कब होता है, जब कम से कम टाइम का गैप है वो 0.1 सेकेंड हो जाए। मतलब 1/10 सेकेंड में, एक सेकेंड का अगर 10 हिस्सा कर दो, एक उस 10वें के 10 हिस्से में से एक हिस्से में ही जस्ट अगर साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए, तो हम लोग उसको इको बोल सकते हैं। अगर उससे कम में आ जाए तो इको नहीं कहलाएगा।
क्योंकि फॉर कम में रहेगा तो हम तो साउंड तब भी तो रिफ्लेक्शन की वजह से हम खुद अपनी आवाज सुन रहे हैं, तो इको नहीं कहलाएगा। इको के लिए एक गैप होना चाहिए 1/10 सेकेंड का। तो 1/10 सेकेंड में अगर वापस साउंड जाकर वापस आ जा रही है आपके कान तक, तो हम लोग उसको इको बोलेंगे, है कि नहीं? ये बात समझ में आया? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको, बट इको के लिए क्या होता है, क्राइटेरिया है कि इट शुड बी 1/10 सेकेंड। तो साउंड शुड बी रिफ्लेक्ट विद इन 1/10 सेकेंड। अगर 1/10 सेकेंड होगा, मिनिमम 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड में अगर मिनिमम अगर वापस आएगा तो इको कहलाएगा। अगर उससे पहले आ जा रहा है तो इको नहीं कहलाएगा। और अगर यही चीज बार बार रिफ्लेक्ट हो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। तो मैंने यहां पे हेडिंग डाला हुआ देखो ना, इको वर्सेस रिवर्बरेशन। तो इको वर्सेस रिवर्बरेशन क्यों हमने हेडिंग डाला हुआ है, रिवर्बरेशन, क्योंकि साउंड को मल्टीपल बार रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाना अगर आ रही है तो हम लोग उसका नाम क्या बोलेंगे, रिवर्बरेशन। तो रिवर्बरेशन मतलब क्या, मल्टीपल बार। जैसे मान लो बोलो हेलो, तो हेलो 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 करके आ जाए, तो इसको हम लोग रिवर्बरेशन बोलेंगे। तो इको का दूसरा हिस्सा क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, इस तरीके से रिवर्बरेशन है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब यहां से हम बात करेंगे भाई, इको की डिस्टेंस कितनी होती है, कितना कम से कम दूरी होना चाहिए इको होने के लिए। ये कितना साइंटिफिकली कितना कैलकुलेट किया गया है एयर के अंदर। अगर मान लो ऐसे नॉर्मल कहीं इको जनरेट करना है, क्या सिर्फ पहाड़ों पर ही इको हो सकता है? क्या खुद से इको आप जनरेट नहीं कर सकते हो? बिल्कुल, खुद से भी इको जनरेट हो सकता है, दैट इज नथिंग, नो प्रॉब्लम। इको खुद से भी जनरेट किया जा सकता है, कहीं किसी हॉल के अंदर इको जनरेट हो सकता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, वेलोसिटी बराबर आपने पढ़ा है कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है भाई, वेवलेंथ डिवाइड बाय टाइम या डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। नॉर्मली वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है। वेलोसिटी ऑफ स्पीड की बात अगर करोगे तो यहां पे हो जाएगा भाई डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करूंगा मैं, तो अगर मैं इको की बात करूं तो मैं ये क्राइटेरिया कि साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि इको का जो टाइम होता है कम से कम वो 1/10 सेकेंड होता है, मतलब 0.1 सेकेंड। और आपको मालूम होना चाहिए कि एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होता है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये कितना होता है भाई, 344 मीटर पर सेकेंड। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री मान लो, नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री तक मान लो, 20 डिग्री पर 344 मीटर पर सेकेंड होता है। तो अगर मैं बोलूं वेवलेंथ या डिस्टेंस क्या होगा, तो अगर मैं बोलूं डिस्टेंस कितना होना चाहिए इको होने के लिए, तो देखो इको कैसे होता है भाई, एक इंसान यहाँ पे है और जस्ट बोल रहा है, तो जस्ट आवाज ऐसे गई और फिर से जाना और जस्ट फिर से वापस आ जाना, दैट इज कॉल्ड इको। तो आवाज जाए फिर वापस आ जाए, तो ये आपको कितना डिस्टेंस पता चलेगा। डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, जरा बताओ कि इको होने के लिए कम से कम दूरी कितना होना चाहिए। टाइम तो पहले से साइंटिफिकली बताया गया है, तो v बराबर आपने पहले पढ़ा है कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो v बराबर डिस्टेंस यानी वेवलेंथ डिवाइड बाय टाइम, यही पढ़ा है आपने। तो डिस्टेंस में निकालना चाहता हूं कि इको लिए कितना दूरी होना चाहिए, तो डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। और आपको मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ स्पीड 344 मीटर पर सेकेंड होती है और टाइम होता है 0.1 सेकेंड इको के लिए, तो ये हो जाएगा 34.4 मीटर। मतलब अगर दूरी देखा जाए, आना और जाना जो दूरी है, कम से कम साउंड को जाए और वापस फिर आ जाए, ये दूरी कम से कम 34.4 मीटर होना चाहिए। यानी दूरी इको होने के लिए टाइम तो 0.1 सेकेंड है, लेकिन दूरी कम से कम कितना होना चाहिए भाई, 20 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर वहां पे हो तो टाइम दूरी कम से कम 34 मीटर होना चाहिए, जाना और आना। तो जाने के और आने के लिए 34 मीटर, तो सिर्फ जाने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए बताओ ना, सिर्फ जाने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए, आधी इसकी। तो अगर देखा जाए इको के लिए, अगर देखा जाए इसका आधी दूरी हो जाएगी भाई। रिफ्लेक्ट यहां पे गया और आए, जाए और आए, तो दूरी कम से कम कितना हो, तो जाना आना नहीं मैं बात करूं, जाना आना तो 34 हो गया, तो उसका आधा जाना हो गया ना, तो उतना दूरी कम से कम होना चाहिए। तो डिस्टेंस कम से कम आधा इसका, मतलब 17 पॉइंट, देखो ना 34 को डिवाइड कर दो 2 से, 17.2 मीटर होना चाहिए। तो इको होने के लिए कम से कम जो दूरी है वो कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर होना चाहिए, तब जाके इको कहीं मिलेगा, नहीं तो इको आपको नहीं मिलेगा। मतलब दूरी कहीं ना कहीं ज्यादा होना चाहिए तब जाके इको मिलेगा। तो ये भी मैंने आपको प्रूव कर दिया, जो हटकर है सिलेबस से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इको और रिवर्बरेशन भी मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे लाउडनेस और पिच की बात करूंगा मैं,
ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, रेंज ऑफ हियरिंग, ठीक है, और ह्यूमन ईयर, ठीक है, ह्यूमन ईयर के बारे में ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। ये पूरा सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी बात करेंगे हम लोग क्या नेक्स्ट लेक्चर में, भाई लाउडनेस और पिच में क्या रिलेशन है, क्वालिटी क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।